आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। आज की बड़ी खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले बात करूंगी विपक्ष की पैलेट पॉलिटिक्स की। जी, संसद के अंदर शिक्षा को लेकर एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा ना होकर पैलेट पॉलिटिक्स पर बात हो रही है। आखिर पैलेट पॉलिटिक्स सरकार और विपक्ष के बीच क्या इस गतिरोध को संसद में बनाए रहेगी? आज इस पर बात होगी। इसी के साथ बात होगी 215 शिक्षाविदों की खुली चिट्ठी की, जो इन शिक्षाविदों ने और वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को लिखी है। इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है, प्रियंका गांधी को क्या नसीहत दी है, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा पर। प्रशांत किशोर जो कि बांकेपुर से अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस चुनाव को जीत पाएंगे? आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं सावन आस्था और कांवड़ पर्व पर, जो कि आज से शुरू हो गया। कांवड़िए निकल गए हैं जल लेकर। आखिर कहां क्या बंदोबस्त है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ बात होगी फिर से भगवा पर विवाद की, और इस बार भगवा का यह विवाद हॉकी टीम से शुरू हुआ है। आखिर इसको लेकर नेताओं और खिलाड़ियों के बीच किस तरह से संग्राम छिड़ गया है, बात इसकी होगी। लेकिन सबसे पहले बात संसद में चल रहे गतिरोध की और पैलेट पॉलिटिक्स की। इसमें लिखा हुआ उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है। कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, लेकिन यहां पर लोकसभा की तरह बिल को छोड़कर बाकी हर मुद्दा उठाया गया। गूंज थी पैलेट गन की, गूंज थी मनुस्मृति की। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया, और तब संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर हंगामा मच गया। सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि कैसे आज राज्यसभा में सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि जवाब भी दिया। सुनिए। इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मनुस्मृति हैज टू डू विद दिस बिल एनीथिंग? जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है। और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले। आई विल ऑथेंटिकेट what खड़गे जी has said। सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर, मैंने बाबा साहब को कोट किया है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने खुद कहा है कि मनुस्मृति में शूद्र का जो जिक्र है वो प्रेजेंट डे एससी से मेल नहीं खाता है। यह मामला उठा संसद में क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र किया, लेकिन आज उन्होंने पैलेट गन का भी जिक्र किया। जिस तरह लोकसभा में राहुल गांधी ने पैलेट गन का मुद्दा उठाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उसी तरह राज्यसभा में मुद्दा उठाया। लाठी चार्ज कराने के लिए आंसू गैस
करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। तो पैलेट गन पर जवाब मांग रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब पैलेट गन का कथित इस्तेमाल सियासत का केंद्र बन गया है और संसद में इसी की गूंज है। विपक्ष छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर यह मुद्दा उठा चुके हैं। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपने देखा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा पैलेट गन चली, किसके ऑर्डर पर चली, कौन जिम्मेदार है। विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका है। विपक्ष इसे छात्रों के दमन से जोड़कर दिखाना चाह रहा है। इसके जरिए सरकार पर नैतिक दबाव बनाने की एक कोशिश है। अब राहुल गांधी जानते हैं कि कामयाब रहे तो सियासी बढ़त मिलेगी। कांग्रेस को युवाओं और छात्रों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। विपक्ष का रुख देखकर बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क है। इस मुद्दे पर बीजेपी डिफेंसिव होने को तैयार नहीं है और इसीलिए संसद के अंदर जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों पर गोली नहीं चलाई गई। अब बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है। वो इसी तरह से हमला कर रही है। विपक्ष सियासी फायदे के लिए झूठ फैला रहा है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी जताना चाह रही है कि विपक्ष को हावी नहीं होने देगी क्योंकि वो सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता। जो राहुल जी आपके सामने लाए थे उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। इस सब के बीच जब सियासत पैलेट गन के नाम से गरमाई हुई है, पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी सुनवाई हुई। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। आज जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलने के आरोप लगे उसे लेकर कुछ याचिकाएं दायर की गई थी और उन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो पैलेट गन के रोक को इजाजत नहीं दे सकता, यानी पैलेट गन का इस्तेमाल रोकेगा नहीं। पुलिस खास परिस्थितियों में पैलेट गन चला सकती है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा कि इस्तेमाल सही था या गलत इसकी जांच हो सकती है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। पैलेट गन की परमिशन वाले नियम चैलेंज नहीं किए गए। नियम को चैलेंज किए बिना पैलेट गन पर रोक संभव नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा। केंद्र से पैलेट गन इस्तेमाल की गाइडलाइंस पर जवाब मांगा। दिल्ली सरकार को प्रदर्शनकारी का इलाज कराने का भी निर्देश दिया। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शनकारी पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए थे।
आरएएफ के इस्तेमाल हुए हथियारों के रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोनों बातें, जो घायल हुए उनका इलाज कराए सरकार, और दूसरी तरफ पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को मेटालिक पेलेट गन पर अगर किसी को रोक चाहिए तो उसके लिए खास तौर से एक सुनवाई होनी चाहिए। इन सब के बीच आपको बताऊं कि आज की बिग एक्सक्लूसिव आपके लिए क्या है वो भी बता देती हूं, क्योंकि आज संसद में जिस तरह से मनुस्मृति का जिक्र हुआ, उससे पहले पेलेट गन का जिक्र लगातार 2 दिन से हो रहा है। एंटी लीग बिल पर विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ थी, उसे आपत्तियां गिनानी थी, छात्र विरोधी नहीं दिखना था। ये मैं अंदर की खबर आज आपको बता रही हूं इस बिग एक्सक्लूसिव में कि आखिर विपक्ष की रणनीति कैसे बनी। विपक्ष बिल का विरोध करता तो छात्र विरोधी कहा जाता, बीजेपी उसे लीक माफिया समर्थक साबित कर सकती थी, इसीलिए विपक्ष ने सदन के लिए नई रणनीति तैयार की। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो सीधे अमित शाह को ही टारगेट करेगी। यही काम राहुल गांधी ने 29 जुलाई को लोकसभा में किया। राहुल गांधी ने सदन में सीधे केंद्रीय गृह मंत्री पर हमले किए। कांग्रेस पार्टी ने यही रणनीति राज्यसभा के लिए भी तय की। अब राज्यसभा में खड़गे ने राहुल गांधी वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। कांग्रेस को पता था कि राज्यसभा में एनडीए का संख्या बल है, वो विरोध के बाद भी एंटी लीग बिल पास करा ले जाएगी, लेकिन पेलेट गन पर सरकार को सदन में घेरा जा सकता है। इसी बहाने गृह मंत्री पर भी निशाना साधा जा सकता है। विपक्ष ने समाजवादी पार्टी की भूमिका भी तय कर दी है। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष को समाजवादी पार्टी लीड करेगी। अब इसके बाद ये सब मैं आपको अंदर की खबर बता रही हूं, जो हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने हम तक पहुंचाई है। 20% एथेनॉल मिलाने का मुद्दा भी विपक्ष के एजेंडे में है। ये मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद उठाया जाएगा। तो आप इसे समझिए कि इस रणनीति पर काम हुआ, इस रणनीति के बारे में विचार हुआ। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा जरा बताइए कि ये रणनीति आखिरकार क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, क्योंकि विपक्ष को तो पता था कि सरकार के पास नंबर है, वो बिल पास करा लेंगे। देखिए, विपक्ष की रणनीति साफ है। विपक्ष को लगता है कि सरकार भले ही दोनों सदनों में जो है परीक्षा बिल पास करा लिया हो पेपर लीक के मामले में, लेकिन अभी भी विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। जब भी संसद का सत्र सुबह शुरू होता है, उसी समय जो है इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, उसी में तय कर लिया जाता है कि आज किस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला जाएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो संसद में है वो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का है। विपक्ष जो है लगातार उस बात को लेकर के संसद भवन में प्रोटेस्ट कर रहा है और प्रोटेस्ट के नए नए तरीके भी ला रहा है। हमने देखा है कि वहां पर एक दान पेटी लेकर के आते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं सबसे आगे होते हैं। दान पेटी लाते हैं, वो दान पेटी को सामने रखते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, और जब उनसे हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब इन पैसों का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि इन पैसों को जो है दान पेटी को हम अयोध्या भेजेंगे, क्योंकि अयोध्या में हमारे दिए गए चंदे की चोरी कर ली गई है। इस मामले में पूरा विपक्ष जो है एकजुट है। कांग्रेस ने खास तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को आगे किया है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अब जो है विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को अयोध्या में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस ने छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया उसको नहीं छोड़ रही है। आज जब भी हम देखते हैं संसद में विपक्ष का प्रदर्शन होता है, हाँ। तो चंदा चोरी के बारे में भी नारे लगते हैं और पेलेट गन के बारे में भी नारे लगते हैं। पेलेट गन को लेकर के कांग्रेस का कहना यह है कि वो इस पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंदर आती है, पैरामिलिट्री फोर्स जो उनके अंदर आती है। पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, वो बार बार जो है वो अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हैं और उनका कहना है कि इस पर सरकार को सफाई देने ही पड़ेगी। तो मनोरंजन भारती आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि कैसे विपक्ष ने रणनीति बनाई है, और इस बिग एक्सक्लूसिव को आप तक उन्होंने पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इस जानकारी के लिए। इस सब के बीच आपको यह भी बताऊं कि जो कुछ सदन में हुआ और 20 तारीख के बाद हुआ, उसके बाद सदन की पूरी रणनीति सरकार की तरफ से ही बदल गई। अब मॉनसून सत्र से पहले सरकार की रणनीति बिल्कुल तय थी। सरकार परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी में थी, जो कि पिछले सत्र में नहीं हो पाया था। अब बंगाल में बड़ी सफलता से बीजेपी के हौसले भी बुलंद थे।
ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे की पार्टियों में टूट बीजेपी के पक्ष में थी। एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत थी। माना जा रहा था कि एनडीए बहुमत के बहुत करीब है। डीएमके, एनसीपी शरद पवार के समर्थकों को तैयार भी करने में लगी हुई थी, ऐसी खबरें भी आई। इस बीच दिल्ली में छात्र आंदोलन तेज हो गया। आंदोलन तेज हुआ तो सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और दिल्ली में 20 जुलाई की हिंसा के बाद दबाव और ज्यादा बढ़ गया। छात्रों का मुद्दा भावनात्मक मुद्दे में बदलता दिखने लगा। सारी पार्टियां बाकी मुद्दे छोड़कर, चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़कर इसी मुद्दे पर आ गए। समर्थन को तैयार दिख रहे दल भी पांव खींचने लगे। इसके बाद सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली और माना जा रहा है कि इस सत्र में परिसीमन बिल फिलहाल के लिए नहीं आएगा क्योंकि भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करती हूं उस चिट्ठी की जो प्रियंका गांधी को लिखी है 215 शिक्षाविदों ने। प्रियंका को देश के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों ने एक चिट्ठी लिखी। प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ प्रियंका की टिप्पणी से ये नाराज। चिट्ठी में लिखा क्या गया? चिट्ठी में कहा गया कि तथ्यों गरिमा का ध्यान रखकर टिप्पणी करें आप। प्रोफेसर वी कामकोटी के काम की स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान। शिक्षाविदों ने लिखा कि संसद में असहमतियों में भी गरिमा होनी चाहिए। यह सब चिट्ठी इसलिए लिखी गई क्योंकि वी कामकोटी सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा है और इनके बारे में बात करते हुए प्रियंका गांधी ने सदन में इन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा था। अब इस चिट्ठी में जो शिक्षाविदों ने लिखी है प्रियंका गांधी को, उसमें उन्होंने लिखा कि किसी का मूल्यांकन तर्क से किया जाता है, मजाक उड़ाकर नहीं। चिट्ठी में शिक्षाविदों ने लिखा, प्रियंका के बयान से निराशा हुई। किसी विचार को सिरे से खारिज करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। जो विचार कभी असंभव माने गए बाद में वही प्रमाणित हो गए। जिस पर लोगों का विश्वास था वो समय के साथ खारिज हुआ। तर्कों की आलोचना कीजिए लेकिन विद्वता को कम मत आंकिए। तो शिक्षाविदों ने अपनी नाराजगी प्रियंका गांधी से जताई और इसीलिए उन्हें चिट्ठी लिखी। अब मैं आपको वो बयान सुना देती हूं जो टिप्पणी प्रियंका गांधी ने संसद में की और जिस पर उस टिप्पणी पर विपक्ष के बाकी बैठे हुए सांसद भी उस वक्त हंसते हुए नजर आए थे। जरा सुनिए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस टास्क फोर्स में एक गौमूत्र एक्सपर्ट भी है और बाकी बैठे सांसद ठहाका लगाकर हंसने लगे। लेकिन जिन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर बाकी सांसद हंस रहे थे उनके बारे में आपको बताती हूं। उनका पूरा नाम विजयनाथन कामकोटी, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। भारत के प्रमुख टेक्निकल माइंड्स में से एक गिने जाते हैं। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उनके नाम से 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। 50 से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड समेत कई सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। देश के पहले इंडस्ट्री ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर के विकास से भी वो जुड़े रहे। 2025 में प्रोफेसर कामकोटी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में गौमूत्र में एंटी फंगल गुण होने की बात उन्होंने कही थी। गौमूत्र में बीमारियां ठीक करने का गुण होने की बात उन्होंने इस वीडियो में कही थी और प्रमाण के तौर पर साइंस जर्नल नेचर में छपा लेख उन्होंने साझा किया था। इस लेख में वैज्ञानिकों ने वही कहा था जो कामकोटी ने कहा था और इसी के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें संसद में गौमूत्र एक्सपर्ट कहा, जिसके बाद शिक्षाविद नाराज होकर प्रियंका को चिट्ठी लिखी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब माइक ऑन करते हैं 3 राज्यों की 3 सीटों पर जहां आज उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा में रही बिहार की बांकीपुर सीट, जहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सांसद थे और अब नितिन नबीन विधायक थे और अब वहां उन्हीं के ही करीब नीरज सिन्हा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से है। आंकड़ों के मुताबिक बांकीपुर पर तकरीबन 34% मतदान हुआ। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं आया है। वहीं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ, जो बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई और मध्य प्रदेश के दतिया में भी वोट डाले गए।
जिस सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्यता के बाद खाली हुई थी, और यहां पर भी आज वोटिंग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है बांकेपुर की सीट ने, क्योंकि यहां से प्रशांत किशोर अपनी पहले चुनाव लड़ रहे हैं। अब आज आपको प्रशांत किशोर की वो तस्वीर दिखाती हूं जो बहुत वायरल हो रही है। प्रशांत किशोर के कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आधी रात हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे प्रशांत किशोर अपने नेताओं के साथ, और वहां उन्होंने पुलिस कर्मी के साथ, एसएचओ के साथ कैसे गहमा गहमी हुई वो तस्वीर जरा देख लीजिए। हम उसको डांटे, हमारे हैं, मतलब यही है। नहीं गलत किया। थाना में आके पीछे चलो तुम थाना में आके यहाँ तक तो बात यहाँ तक तो कर ली है। यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने आप? सुन लिए भाई। आप तो थाना में आके बैठ के किसके बल पे बोल रहे हैं? किसके बल में? और क्या किसके बल में बोल रहे हैं? वो पूरा मोहल्ला बर्बाद किए हुए भाई। पूरा किसके बल पे बोल रहे हैं वो? अब आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर थाने पहुंचे थे। अपने समर्थकों के हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी एसएचओ से बहस हुई। इस बहस के दौरान एसएचओ ने कहा कि आप क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? मैंने वर्दी पहनी है तो आप मुझे धमकी देंगे? प्रशांत किशोर ने भी सीधे सीधे कहा कि हाँ धमकी दे रहा हूं, जो मानना है मान लो। और फिर उसके बाद जिस तरह से गहमा गहमी हुई जरा सुनिए। धमकी दे, हम ना डर रहे हैं, वर्दी उतार के छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं कमा के खा सकता है। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। यार पॉलिटिक्स धमकी मत दीजिए सर, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सर। ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने, धमकी दे रहे हैं आप हमको। नहीं बता रहे यहाँ आके बैठ के, अगर मेरे थाने में बैठ के हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? धमकी दे रहे हैं आप हमको। वर्दी है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? नहीं हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके दबाव में है। अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। जो इन्होंने सब पब्लिक के सामने, पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ एसएचओ हैं और यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोगों को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर से पूछना इनका काम नहीं है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाने से नाराज थे और उनका बयान भी आपने सुना। लेकिन बांकेपुर में टेस्ट में कौन आगे कौन पीछे, ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार उतरे हैं इस चुनाव में, आरजेडी ने रेखा कुमारी को उतारा है, और जन सुराज पार्टी यानी जिस पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया प्रशांत किशोर, वहां उसी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बांकेपुर सीट से। अब आपको बताती हूं कि 3 अगस्त को जब निर्णय आना है कि सीट से कौन जीतेगा, बांकेपुर का जो गणित है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 1990 से बांकेपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 तक नवीन किशोर इस सीट से विधायक रहे। 2005 के बाद 5 बार नितिन नवीन विधायक बने। बांकेपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ है। बीजेपी अध्यक्ष राज्यसभा जाने के बाद इस्तीफा उन्होंने दिया और नितिन नवीन के करीबी नीरज सिन्हा बीजेपी से उतारे गए, उन्हें यहां से टिकट दिया गया। अब नीरज भी नितिन नवीन की तरह कायस्थ समाज से आते हैं। बीजेपी इस बार भी जीत का दावा कर रही है। उन्हें लगता है कि ये बीजेपी की सीट है, यहां पर बीजेपी को जन समर्थन मिलता रहा है और इसीलिए वो आसानी से इस सीट को निकाल लेगी। पीके की चुनौती बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है। प्रशांत किशोर ने खुद उतरकर मुकाबले का समीकरण ही बदल दिया, क्योंकि पीके जो बिहार चुनाव में नहीं लड़े वो इस उपचुनाव में उतर गए।
पीके की राजनीतिक क्षमता का यह पहला बड़ा टेस्ट होगा। प्रशांत किशोर पहली बार कोई चुनाव खुद लड़ रहे हैं। अब पीके हारते हैं तो जन सुराज के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर पीके जीतते हैं तो बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंध होगी। बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण कायम होगा, और इसे लेकर किस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है वो भी सुनिए। प्रभावित नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। मैं प्रत्याशी एक साधारण कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और मुझे जनता का प्यार, माननीय नितिन नवीन भैया का आशीर्वाद मुझे मिला है। परिवर्तन बना लिया है जनता ने कि इस बार लालटेन छाप को ही लाना है, रेखा गुप्ता को लाना है, क्योंकि जिस तरह के प्रत्याशी भाजपा ने दिया उससे जनता बहुत नाराज है, आक्रोशित है। बांकीपुर की जनता को एक्सपेरिमेंट का जगह समझ लिया है भाजपा। बांकीपुर में जितना काम हुआ है, पटना शहर में जितना काम हुआ है, वो यहाँ की जनता ने देखा है। तो उस विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है, और बहुत प्रभावित है। बहुत ही उत्साह, और मैं तो ये कहूँ कि तरफा चुनाव है ये, सब लोगों का बटन कमल पर ही दब रहा है। बांकीपुर में और पटना में लोगों ने देखा है जो पिछले 20 साल में काम, और सबसे बड़ी बात है शांति, इसलिए लोग तरफा वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन जी जो पटना के बांकीपुर के विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को लालटेन छाप पे धड़ाधड़ आक्रामक तरीके से राजद के पक्ष में वोटिंग हो रही है। और अब माइक ऑन कर रही हूं कांवड़ यात्रा पर, क्योंकि कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है, और यूपी में कैसे कांवड़ कवच एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, एमआईएम क्यों इस कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रही है, इस पर आऊंगी। लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा कांवड़िए निकलते हैं, और इनकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आनी शुरू हो गई हैं। तो इसी के लिए बंदोबस्त भी किए गए। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हुई। बम बम भोले। तो कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसे लेकर कांवड़ियों ने क्या कहा है और कैसे बम बम भोले की गूंज है, जरा वो भी सुनिए। मेरे को यहाँ आगे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रशासन ने यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, जहाँ भी देखो पुलिस वाले खड़े हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे सावन की शुरुआत है जी, आज कावड़ उठाएंगे हम, और व्यवस्था पुलिस की भी बहुत अच्छी है जी, खूब सपोर्ट करती है, और माहौल भी अच्छा है। चप्पे पे पुलिस लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों को एक नंबर काम किया उन्होंने। और शंकर भगवान की जय। इसके बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सावन के पहले दिन उन्होंने पूजा अर्चना की। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, जहां उन्होंने जल अर्पित किया। वाराणसी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। यहाँ पर पूजा करने के बाद आज कावड़ की शुरुआत हुई थी। वहाँ पर वो लोगों से मिलने भी पहुंचे, लोगों से उनका हाल जाना, बच्चों को तो चॉकलेट भी बांटी। जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं। ओ देवी, अब तो बड़ी हो गई रे, 1 साल की हो गई है। 1 साल की हो गई क्या? इसका चॉकलेट आया? हाँ, ये देखा, ये देख। हाँ, वेरी गुड। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओ देवी अब तो बड़ी हो गई रे। आदित्यनाथ ने आज काशी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, हर हर महादेव का संदेश भी दिया। हापुड़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई इस बीच। अब ये तस्वीर देखिए, कांवड़ रूट पर मोदी योगी डिजाइन टी शर्ट्स बिक रही हैं। टी शर्ट्स पर बाबा का बुलडोजर, मैं झुकेगा नहीं जैसी लाइनें लिखी गई हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब इन टी शर्ट्स पर बम बम भोले और हर हर महादेव तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की धूम मची हुई। अब जो कांवड़िया आ रहे हैं वो इन टी शर्ट्स को खरीद भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं। अब एक तरफ सावन की धूम है तो दूसरी तरफ योगी ने सनातन को लेकर बड़ा संदेश भी दिया। ऐसे लोग जो कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना, भारतीय संस्कृति को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई है तो जो तस्वीरें इस रूट पर है वो आपको भी देखनी चाहिए। कांवड़ यात्रा पर सख्त सुरक्षा पहरा है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं। न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि उनके भारी भरकम जो वाहन हैं वो भी तैनात किए गए हैं। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, लोगों से हाल भी जान रहे हैं और कांवड़ की व्यवस्था के बारे में भी जान रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों ने अपने ही, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों ने लोगों को कांवड़ रूट के बारे में भी जानकारी दी। उधर यूपी के मऊ से भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, वहां की भी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सब कांवड़ के मद्देनजर किया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ के रूट पे जिस तरह की व्यवस्था रहे उससे किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत ना हो। अब पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही है, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कांवड़ यात्रा पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से कैजर नजर रख रखी है। पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन सीसीटीवीज को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको जो नजर आ रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचे, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, इसके लिए इस तरह की ये फुटेज, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से फुटेज को मॉनिटर कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस मुख्यालय में बनाया गया है कंट्रोल रूम, सीसीटीवी और ड्रोन की लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। अब टेथर्ड ड्रोन्स भी कांवड़ रूट पर लगाए गए हैं। ये क्या होते हैं? 5 किलोमीटर तक लाइव मॉनिटरिंग की इनकी क्षमता होती है। कांवड़ रूट की 24 घंटे पल पल की निगरानी की जा रही है। अब ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक जाम होने पर तुरंत अलर्ट्स जारी हो रहे हैं और ये कहा भी गया है कि तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाए। आज से तो यात्रा शुरू हुई। पुलिस, सिविल पुलिस और आरएएफ जवान भी तैनात किए गए हैं रूट्स पर। अकेले मेरठ जोन में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 7,000 सीसीटीवी और एआई सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है। अब आपको दिखा देती हूँ कैसे कंट्रोल रूम में चप्पे चप्पे पर इसे नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। सावन के महीने के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस की तरफ से अलग अलग जिलों में कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम हैं, तो अलग अलग जिलों की ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आप ये देखिए कि ये लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर है, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो तस्वीर है आप देखिए कि इसमें एक चौराहा है जो कांवड़ मार्ग का है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही कुछ जगहों पर ड्रोन चला करके लगातार जो है उसकी आउटपुट लिया जा रहा है। जैसे ये देखिए, जैसे जैसे ड्रोन ऑन होता है वैसे वैसे इसका आउटपुट आता है और ड्रोन से अलग अलग जगहों की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है AIMIM। रूट डाइवर्ट करना,
फूल बरसाना, इन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है एमआईएम। सड़कों पर 2 मिनट की नमाज को रोकते हैं, वहीं अधिकारी कांवड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं। कांवड़ रूट पर मीट की दुकान बंद करने पर सवाल उठाए गए। गुंडे पहचानने के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की चेकिंग हो रही। क्या आप रमजान में शराब पर भी पाबंदी लगाएंगे, ये एमआईएम के नेता पूछ रहे हैं। और ये सारे सवाल कांवड़ के समय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है और सवाल भी किस तरह से उठाए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया? सावन का महीना वर्ष में एक बार आता है, पवित्र महीना है, ये परंपरा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई यात्रा है और इसके लिए भी रूट निर्धारित होता है। पुलिस उस पर पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन व्यवस्था करता है और उसके बाद वो गुजरती है। क्या मुसलमानों के लिए ताजिया के जुलूस निकालने के लिए रास्ता तय नहीं होता? क्या उर्स के मेलों का इंतजाम नहीं होता है? जानबूझ करके एआईएमआईएम जैसी तमाम विपक्षी दल लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। तो हर साल कावड़ को लेकर व्यवस्था की जाती है और हर साल कावड़ पर राजनीति भी होती है, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। बहरहाल कावड़िए जल ले जा पाए, व्यवस्था दुरुस्त रहे, ऐसी ही उम्मीद सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक ऑन कर रहे हैं अब टीम इंडिया, हॉकी टीम इंडिया पर, जिनकी जर्सी केसरिया हो गई और इस भगवा जर्सी को लेकर सियासत हो रही है। इस भगवा जर्सी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताती हूं कि पहले ब्लू जर्सी थी, यानी हॉकी टीम की ब्लू जर्सी थी, लेकिन अब इस जर्सी को भगवा कर दिया गया, जिस पर पूरा विवाद खड़ा हो गया। अब ये विवाद कैसे खड़ा हुआ, पहले वो आपको बताती हूँ। हॉकी वर्ल्ड कप में टीम की जर्सी का रंग बदलने पर यह विवाद खड़ा हुआ। अगले महीने भगवा रंग की जर्सी पहनकर भारतीय टीम खेलने उतरेगी। 15 से 30 अगस्त के बीच नेदरलैंड और बेल्जियम में ये विश्व कप है। रंग बदलने पर पूर्व कप्तान वीरेन रस्किन्हा ने सवाल उठाए। ये विवाद वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा हॉकी इंडिया ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये निराशाजनक है। भारतीय टीम की विरासत और पहचान नीला रंग है। मैंने कई साल तक गर्व से नीली जर्सी पहनी है, ये रस्किन्हा ने कहा। और फैंस टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। भगवा क्या तुक है? क्या आप अर्जेंटीना को भगवा जर्सी में फुटबॉल खेलते देखेंगे? हालांकि हॉकी में जर्सी का रंग बदलना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर प्लेइंग किट का रंग बदला जाता रहा है। 2014 में हॉकी वर्ल्ड कप में जर्सी का रंग पीला कर दिया गया था। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप में आसमानी नीला कर दिया गया था। लेकिन अभी इस भगवा जर्सी पर बयानबाजी हो रही है। चाहे यूनिफॉर्मिकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है। केसरिया भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि और एक शौर्यवान सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए भारत की का प्रतिबिंब है। और मैं समझता हूँ ये प्रगति का भी परिचायक है और विजय का भी परिचायक है। रंगों की राजनीति में दिलों को ना तोड़ा जाए। रंग की राजनीति खतरनाक है। लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, उनकी भावनाओं की धर्म से। तो इस भगवा जर्सी पर विवाद के बीच हॉकी इंडिया ने भी सफाई दी है। हॉकी इंडिया ने कहा बदलाव का फैसला खिलाड़ियों की सिफारिशों पर हुआ। नीले रंग की जर्सी एस्ट्रोटर्फ के साथ घुल मिल जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पिचों के लिए नीला रंग ही मानक है। एक जैसे रंग की वजह से मैदान पर साफ देखने में दिक्कत होती है। कोच खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया रंग का सुझाव दिया था। अच्छी तरह सोच विचार के बाद केसरिया रंग को चुना गया। तकनीकी जरूरतों के अलावा केसरिया रंग का गहरा महत्व भी है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है ये रंग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो ये हॉकी इंडिया की तरफ से कहा गया। और खेल में राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन खेल में खिलाड़ी जीत कर आए, उसकी प्रार्थना सबको करनी चाहिए।
बहरहाल माई कौन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।